नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का सबसे विश्वसनीय न्यूज चैनल यानी डीजियाना न्यूज और ये है हमारा खास शो क्रेजी क्रिकेट। और आईपीएल के इस सीजन का 60वां मुकाबला है, यानी अब धीरे धीरे ये टूर्नामेंट अपने अंत की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन सबसे रोचक बात यह है कि अगर एक गुजरात टाइटंस को छोड़ दिया जाए तो अब तक प्लेऑफ्स में पहुंचने वाली दूसरी टीम का नाम तय नहीं हुआ है। और उस लिहाज से आज का दिन बड़ा है क्योंकि बड़ी टीमों के बीच मुकाबला है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला आज पंजाब से होना है। बेंगलुरु जहां अंक तालिका में नंबर 4 पर है तो दूसरी तरफ पंजाब नंबर 8 पर है, लेकिन उम्मीदें उसकी भी कायम है। हमारे एक्सपर्ट से जानते हैं कि आखिर आज के मैच के लिए आरसीबी के पास क्या स्ट्रेटेजी होगी, जबकि पंजाब क्या वाकई में इच्छा शक्ति रखता है प्लेऑफ्स में पहुंचने की। हमारे एक्सपर्ट से जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है हमारे खास मेहमान सुखदेव सिंह गुम्मन सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अभिषेक। और उसके साथ ही हमें ज्वाइन करेंगे संजय चौबे सर। सर वेलकम। थैंक यू अभिषेक। सर आज के मैच से पहले कल की थोड़ी बात कर लेते हैं कि आखिरकार भले ही दूसरी टीम तय नहीं हुई हो जो प्लेऑफ में पहुंचेगी, लेकिन दूसरी टीम ये जरूर तय हो गई है जो इस टूर्नामेंट से बाहर हुई है। मुंबई के बाद आखिरकार कल चेन्नई भी इस टूर्नामेंट के प्लेऑफ की दावेदारी से बाहर हो चुकी है। सर बिल्कुल ठीक बात है और बहुत खास बात है कि सीएसके जो अभी तक सिर्फ 2 ही बार 15 संस्करण हो चुके हैं, 15 में से सिर्फ 2 बार प्लेऑफ से बाहर रही है। लास्ट टाइम वो डिफेंडिंग चैंपियन थे, इससे पहली बार जब यूए में वो था तब भी वो क्वालिफाई नहीं कर पाए थे और कल भी क्वालिफाई नहीं कर पाए। कल तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुंबई इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है मुंबई को मदद करने में लगा था। मैच शुरू होने से पहले कुछ लाइट चली गई थी और लाइट चले जाने के बाद में बड़ी मुश्किल से कुछ वो लाइट रिस्टोर हुई और रिस्टोर होने के बाद में भी जब डेविन कॉनवॉय के पैड के ऊपर बॉल लगा तो क्लियरली वो दिख रहा था कि लेग स्टंप मिसिंग है, पर क्योंकि एम्पायर ने उसको आउट दे दिया था और लाइट ना होने से डीआरएस अवेलेबल नहीं था और उसको आउट दे दिया गया। तो एक आप देखिए इतने बड़े टूर्नामेंट में एक पर्टिकुलर सेक्शन के कारण से एक इंपॉर्टेंट विकेट, एक ऐसा प्लेयर जो पिछले 4 मैचेस में आके जिसने एक टर्न अराउंड कर दिया था सीएसके में, उसका विकेट चले जाना और वो बिल्कुल क्लियर दिख रहा था कि विकेट जो है लेग स्टंप मिस कर रही है, बॉल जो है लेग स्टंप मिस कर रही है जिसके ऊपर आउट दे दिया गया। उसके बाद में कल आईपीएल में डीआरएस को लेके एक और बड़ी कंट्रोवर्सी हुई कि जब 6ठा ओवर चल रहा था सीएसके के बॉलिंग का तो एक बॉल लेग स्टंप से बाहर गई जिसको एम्पायर वाइड देने वाले थे। धोनी ने कुछ इशारा किया, अपील किया, ऐसा कुछ बाकी प्लेयर्स ने अपील किया, वो वाइड की जगह पे उस प्लेयर को आउट दे दिया गया। और जब डीआरएस लिया गया और डीआरएस में देखा गया तो बॉल बहुत दूर थी वो। और ये सारी बातें जो है इस बार आईपीएल के जो एम्पायरिंग हो रही है उसके ऊपर भी आईब्रोज रेज कर रही है कि इतने बड़े टूर्नामेंट में इस तरह की एम्पायरिंग कैसे हो सकती है, इस तरह की एम्पायरिंग किसी कप्तान के अपील करने से इन्फ्लुएंस कैसे हो सकती है। जहाँ तक कल का मैच है तो हम लोग पहले बात कर रहे थे कि धोनी के लिए रे ऑफ होप है, बहुत दूर एक टनल में लाइट दिख रही है कि शायद वो प्लेऑफ्स में क्वालिफाई कर जाए, परंतु कल जिस तरह की बॉलिंग मुंबई ने करी और जिस तरह के एमपीबी ने भी, महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने भी मुंबई को मदद करी कि कम से कम आप मैच तो जीतिए, मैच ही नहीं जीत रहे हैं, होम ग्राउंड है आपका। तो एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस बॉलर्स की। 97 रन के ऊपर 16 ओवरों में सीएसके को आउट किया। महेंद्र सिंह धोनी ने 36 रन बनाए, देवेंद्र ब्रावो ने 12 रन बनाए और डैनियल सैम्स जो है उन्होंने पहले ओवर में 2 विकेट लिए। पहला तो कटसी डीआरएस, क्योंकि डीआरएस ले नहीं पाए, डेविन कॉनवे आउट दिए गए। सेकेंड वाला मोइन अली जैसे ही आए और एक शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल उनको करी गई डैनियल सैम्स द्वारा और मोइन अपने आप को उस बॉल से अलग ही नहीं कर पाए, बैट ही नहीं हटा पाए, बैट लगा और शॉर्ट मिड विकेट के ऊपर उनका कैच चला गया। पहले ओवर में 2 विकेट गिर जाना। उसके बाद में तो मुंबई बिल्कुल जैसे चढ़कर ही खेलना चालू किया उन्होंने और सिमरजीत ने 1 विकेट लिया 22 रन दे के 4 ओवरों में। और बैटिंग की बात करें तो मुंबई ने 103 रन 5 विकेट के नुकसान पे 14.5 ओवर में बनाए। 16 ओवरों में 97 रन उन्होंने बनाए थे, 14.5 में इन्होंने बनाए। और बॉलिंग की बात करेंगे तो मुकेश चौधरी ने 23 रन देके 3 विकेट लिए 4 ओवरों में। सिमरजीत ने 1 विकेट लिया 22 रन देके। कल एमपी के कुमार कार्तिकेय ने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया, 2 विकेट लिए उन्होंने 22 रन देके 3 ओवर्स में। तो ओवरऑल एक बहुत ही दोयम दर्जे का मैच था बिग बॉयज़ की टीम में। ये बिग बॉयज़ हम इनको इसलिए भी बोलते हैं कि ये 2 फ्रेंचाइजी हैं जिन्होंने 15 संस्करणों में से 15वां तो अभी फाइनल नहीं हुआ है, 14 में से 9 बार ये कप जीता है। मुंबई ने 5 बार जीता है, चेन्नई ने 4 बार जीता है। चेन्नई पिछली बार के डिफेंडिंग चैंपियन है और दोनों ही टीम क्वालिफाई
नहीं कर सकती हैं, क्योंकि उनके पॉइंट्स अंक तालिका में जो पॉइंट्स हैं वो बहुत कम है, और अब उनका क्वालिफाई करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हम सब कल बात कर रहे थे कि चेन्नई अच्छा खेल रही है, ओपनिंग स्टैंड बहुत अच्छा है, और कल जिस तरीके से कल बल्लेबाजी चेन्नई ने करी, कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि टीम के अंदर जो है कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। रविंद्र जडेजा की जो कंट्रोवर्सी हुई, कैप्टन बनाया गया, फिर ड्यूरिंग सीरीज कैप्टन हटा दिया गया, फिर उसके बाद में ट्विटर से अनफॉलो कर दिया गया, और कहा गया कि उनकी रिब्स में ब्रशिंग है, फील्डिंग करते समय उनको लगी थी, इसलिए उनको बायोबबल से रिलीज किया गया और बाकी के मैचेस वो नहीं खेलेंगे। परंतु जिस तरीके का दोयम दर्जे का परफॉर्मेंस मुंबई की टीम अभी सीएसके की टीम जो दे रही है, वो दिखा रही है कि कुछ भी उनके लिए अच्छा नहीं है। मुझे लगता है अब क्योंकि सिर्फ प्राइड के मैचेस बचे हैं, क्वालिफाई तो कर नहीं सकते हैं, तो किसी तरीके से इस टीम को यूनाइट करके और फिर से अगले सीजन में वो अच्छा खेल पाए, वही मुंबई और चेन्नई के पास बचा है। बाकी सारी टीमों को देखना होगा कि कौन 4 टीमें जो क्वालिफाई कर रही हैं प्लेऑफ्स के लिए। वैसे संजय सर, कल चेन्नई न सिर्फ हारी है बल्कि मनोबल भी टूटा होगा, क्योंकि बहुत बुरी तरीके से ये पराजय हुई है। लेकिन दूसरी तरफ हम बात करें मुंबई की, तो क्या आपको लगता है कि इस टीम ने भी अपने उस अंदाज में जीत दर्ज की हो जिसके लिए जानी जाती है? हम एक बात ये मानते हैं कि मुंबई कहीं ना कहीं सीजन में अच्छा नहीं कर पाई, लेकिन रिकॉर्ड बताते हैं कि इस टीम का बहुत अच्छा है। लेकिन कल जो मैच भी जीती वो भी ऐसा लगा नहीं कि बड़ी आसानी से मैच जीती हो। नहीं, जरूर मैं इस पर बात करूंगा, पर मैंने पहले सर की जो बात थी कि जो डीआरएस नहीं लिया, हाँ, तो मतलब सर एक्चुअली में क्या होता है, मुझे जहाँ तक मालूम है कि याद पड़ता है कि सारे स्टेडियम्स में, इंडिया के जितने भी स्टेडियम्स हैं उन सब में डीजी सेट होते हैं। हाँ, ये मतलब सर ये क्यों रिप्ले, मतलब सॉरी जो क्या बोलते हैं डीआरएस क्यों नहीं लिया गया और क्यों नहीं दिखाया गया, ये मतलब हाँ, ये मतलब ये बात, क्योंकि सर सारे स्टेडियम में आप देखिए अगर लाइव हो रहा है और मैच चल रहा है, और संजीव तो मतलब में लाइट चलना, सारे टावर्स की लाइट जल रही है और टावर के कारण से मैच चल रहा है, और मैच होने के बाद में आप डीआरएस इसलिए नहीं ले सकते कि कुछ सेक्शन लाइट का नहीं है। नहीं तो वहां पर भी डीजी सेट लगी होगी ना सर, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता है कि आप आधे में जनरेटर का यूज करेंगे और आधे में ये तो और जब टीमें अपना प्लान भी तैयार रखती है तो ये तो ये मतलब ये क्यों नहीं था, ये जरूर, क्योंकि आज कुछ पेपर में इसके बारे में इतना कुछ आया नहीं है, कुछ ऐसा मुझे पढ़ने में भी नहीं आया, इसलिए मुझे पता नहीं था। जी न्यूज ने एक पूरा आर्टिकल छापा है जिसमें डीआरएस की कंट्रोवर्सी और कि देवेन कॉनवाई ने लाइट ना होने के कारण से डीआरएस वो नहीं ले पाए, अवेलेबल नहीं था डीआरएस, और इस कारण से वो उनको आउट किया। या तो सर ये भी हो सकता है कि पहले दोनों कप्तानों को, दोनों एम्पायरों ने बताया होगा कि अभी जो भी प्रॉब्लम है इसमें आपको, अगर आप इसमें खेलना चाहते तो आप खेल लीजिए कि आपको डीआरएस नहीं मिलेगा, ये हो सकता है। लेकिन सर हाई स्टैंडर्ड मुकाबलों में या टूर्नामेंट में इस तरह की स्थिति का निर्माण होना भी, क्या आप मानते हैं चूक है? बिल्कुल डेफिनेटली, क्योंकि अगर आप डीआरएस आप देखिए ना, कॉनवे जो सबसे उनके मेन बैट्समैन थे वो 0 पे आउट हो गए। हालांकि मैंने कल बोला था कि 3 इनिंग के बाद एक छोटी इनिंग आती है, तो इनिंग तो छोटी हो गई उनकी, वो रीजन जो भी हुआ हो, सर व्यवस्थाएं भी छोटी लगी डेफिनेटली। मतलब मुझे आश्चर्य कि मुंबई से, जहाँ पर आपको मालूम है कि हमारे इन 4 स्टेडियम में मैच होना है, और वहां पर अगर ये चूक हुई है तो क्यों हुई है, ये अलग विषय है। दूसरा, आपने मुझसे पूछा कि जो मुंबई की जीत थी, तो डेफिनेटली वो जीत, आप 98 रन बनाना है आपको, और 98 में भी अगर आपके 4 विकेट चलेगा, मेन 5, तो फिर आप मतलब 5 विकेट के बाद अगर आप 90 रन में भी अगर आप 5 विकेट से बना रहे हैं, तो डेफिनेटली मतलब जिसे मैंने बोला ना कि अभिषेक की, अब क्या हो रहा है कि चाहे चेन्नई हो या मुंबई हो, उनको मालूम है कि हमको कुछ नहीं करना, हमको तो बस ये बचा हुआ मैच खेलना और खत्म करना है। कैसे भी फटाक से हमारा बायोबल टूटे, हम घर जाएं, हम रिलैक्स करें। क्योंकि अब ये क्या होता है कि अब जब तक आप टीम के साथ में रहोगे, जब तक आप मैचेस के बारे में सोचोगे, तो परफॉर्मेंस, बहुत सारी चीजें दिमाग में आती हैं, और फिर उससे आदमी को बार बार ऐसा लगता है कि यार थोड़ा रिलैक्स होने का टाइम मिल नहीं रहा है, तो हो जाए। तो मुझे लगता है कि मुंबई और चेन्नई दोनों चाहते हैं कि हमारा टूर्नामेंट का सफर खत्म हो और हम अपने अपने घर जाएं, क्योंकि उनको मालूम है प्ले ऑफ तो खेलना नहीं है, अब प्ले ऑफ में वो जा नहीं सकते हैं। कल जिस तरह से विकेट में ऐसा कुछ भी नहीं था, देखिए मुंबई में वानखड़े पे बॉल स्विंग होता ही है, ऐसा कोई विकेट के कारण अगर कोई आउट हुआ तो मुझे लगता नहीं कोई विकेट के कारण आउट हुआ है, सब अपनी बैटिंग की कमजोरी के कारण आउट हुए हैं, चाहे मुंबई हो या चेन्नई हो। अब वो एक महेंद्र सिंह धोनी को छोड़ दो, उन्होंने बाद में छक्के भी लगाए, उन्होंने 33 बॉल में 36 रन भी बनाए, तो मतलब जो अगर महेंद्र सिंह धोनी जो पीछे आके बैटिंग कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? तो मुझे लगता है कि विकेट में कुछ भी नहीं था, विकेट का तो केवल नाम दिया गया कि साहब विकेट में थोड़ा उछाल था ना, ये था ना, एक्चुअली में विकेट में ऐसा कुछ भी नहीं था, विकेट सपाट ही था, बैटिंग फ्रेंडली विकेट था, पर जिस तरह का स्कोर बनाया वो वाकई में बहुत कम था, और उसको इजीली टारगेट था वो, पर रोहित शर्मा और ईशान किशन,
कुछ उन्होंने पोलार्ड को, कल पोलार्ड का बर्थडे था तो उन्होंने पोलार्ड को रेस्ट दिया कि आप बर्थडे मनाएं, हम दूसरे लड़के को खिलाते हैं। नहीं दिया बर्थडे तो उन्होंने उसकी जो खेले उन्होंने वो भी 0 पे आउट हो गए। तो मतलब कोई कन्विंसिंग विक्ट्री नहीं थी। एक सेटिस्फेक्शन जरूर मिल सकता है कि हम जीते, 2 अंकों का सेटिस्फेक्शन है, बाकी तो ऐसा कुछ भी नहीं। पर आपने जैसे कहा था कि पोलार्ड के 3 बर्थडे पे ऐसा हो चुका है कि मुंबई मैच जीती है, वो जरूर पक्का हो गया। हाँ, वो नॉन प्लेइंग होके भी मुंबई को मैच जिता गए। ये रिकॉर्ड एक बार फिर कायम रहा है, कल के मैच में इतना जरूर हुआ है। और अब बात कर लेते हैं आज होने वाले मुकाबले की, जो कि पंजाब वर्सेस बेंगलुरु। बेंगलुरु अंक तालिका में नंबर 4 पर है, यानी कुल मिलाकर अपने 12 मुकाबलों में से 6 मुकाबले जीत चुकी है, जबकि पंजाब की टीम ने अब तक 5 मुकाबले खेले हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या पंजाब की टीम जो अपनी उम्मीदें थोड़ी बहुत कायम किए हुए अंक तालिका में उसे प्रगाढ़ कर पाएगी, या फिर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आज का मुकाबला जीतकर और ज्यादा बेहतर पोजीशन में अपने आप को प्राप्त करना चाहेगा। सर क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक बात है। 14 पॉइंट हैं उनके अंक तालिका में, और 2 पॉइंट अगर और लेते हैं तो वो लेने के साथ ही उनका भी प्लेऑफ बर्थ जो है पक्का तो नहीं है, बट हाँ एक पाँव अंदर जरूर आ जाएगा प्लेऑफ्स में। क्योंकि 18 पॉइंट अगर आप लेते हैं तो वो बिल्कुल आपके लिए शॉर्ट बर्थ है। पर अगर आप 16 लेते हैं तो नेट रन रेट जो है, क्योंकि आरसीबी का भी नेगेटिव में है, तो पीछे से कोई टीम आकर अगर 16 पे करती है, जिसकी प्रोबेबिलिटी है, तो फिर उनको वो प्लेऑफ से बाहर होना पड़ सकता है। तो बेस्ट आरसीबी के लिए यही होगा कि जो बचे उनके मैचेस हैं 2, वो दोनों मैच जीतें और 18 पॉइंट पे जाएं और प्लेऑफ में अपनी जो पोजीशन है उसको सीमेंटेड कर लें। 60वां मैच है ये आईपीएल का, 10 और बचे हैं प्लेऑफ में जाने से पहले। और आरसीबी जो है 4th पोजीशन में है पॉइंट्स टेबल पे। 12 मैच खेले हैं, 7 जीते हैं, 5 हारे हैं, और नेट रन रेट जो है -.115 है। और पंजाब किंग्स 11 की अगर बात करेंगे तो वो 8th पोजीशन में पॉइंट्स टेबल में, मुंबई और सीएसके से ऊपर हैं। और 8th पोजीशन में है, 11 मैच खेले हैं, 5 जीते हैं, 6 हारे हैं, और नेट रन रेट उनका भी नेगेटिव है, -.231। सबसे अच्छी अगर प्रोबेबिलिटी की अगर आज हम बात करें तो वो आरसीबी के लिए है, क्योंकि पंजाब किंग्स 11 जो है वो बहुत ही इरेटिक टाइप का मैच खेल रही हैं कि कोई कॉन्फिडेंस नहीं। एक मैच जीते हैं तो लगता है कि टीम फॉर्म में, और अगला मैच ही हार जाती है। अगर पिछले 5 मैचेस की हम उनसे बात करेंगे तो उन्होंने पिछला मैच जीता, उससे पहले पिछला हारा, उससे पहले जीता, उससे पहले हारे, फिर जीता, उससे पहले फिर हारा। तो ऑल्टरनेटिव एक मैच जीत रहे हैं, एक हार रहे हैं। कोई ऐसी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं है उनकी तरफ से कि जिस कारण से उनको हम जान रहे थे या हमको लग रहा था कि बहुत तगड़ी बैटिंग लाइनअप है उनके पास में इस बार, और सिलेक्शन अच्छा है, बॉलर्स अच्छे काम कर रहे हैं। रबाडा स्पेसिफिकली और अर्शदीप जो हैं दोनों ने बहुत बढ़िया बॉलिंग करी है। तो कहीं ना कहीं ये प्लेऑफ के दावेदार हैं, पर अभी तो किसी हालत में भी ऐसा प्रोबेबिलिटी नहीं लग रहा है। 3 मैचेस बचे हैं, अगर वो 3 में 6 पॉइंट और ले लेंगे तो 12 पे जाएंगे। कहीं से कहीं तक उनकी भी प्रोबेबिलिटी बन नहीं रही है। पर अगर हम रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की बात करेंगे तो वो ऑलरेडी 14 पॉइंट पे है, 2 मैच बचे हुए हैं। एक पॉइंट जीतेंगे तो लगभग फेवरेबल हैं जाने के लिए, पर अगर 2 जीतेंगे तो श्योर शॉट वो सेकंड टीम हो जाएगी जो क्वालिफाई कर जाएगी प्लेऑफ्स के लिए। अगर हम पिछला मैच देखें और रादर जो रॉयल चैलेंजर की हम लास्ट 5 मैच देखें तो उनमें से लगातार बैक टू बैक 2 विन रही हैं उनकी, और उससे पहले लगातार 3 मैच वो हार कर आए थे। पर पिछले मैच में सबसे अच्छी बात हार्टनिंग ये थी कि विराट कोहली डक पे आउट हुए, और उसके बाद में भी टीम ने अच्छा स्कोर किया और उन्होंने उस स्कोर को डिफेंड किया। तो कहीं ना कहीं जो डिपेंडेबिलिटी कुछ सर्टन बैट्समैन पे थी वो आरसीबी में थोड़ी कम हुई है। हमारे जो भी आरसीबी के बैट्समैन हैं वो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं और स्कोर कर रहे हैं। कप्तान फॉफ डिप्लेसी अच्छे फॉर्म में हैं। पाटेदार, रजत पाटेदार जो हैं उन्होंने आकर एक अच्छे 2 इनिंग्स खेली, एक में 50 किया, एक में 48 किया। तो कहीं ना कहीं हेल्पिंग हैंड जो हैं, एक बैट्समैन जो आके आपको हर मदद कर रहा है, रन बना रहा है, तो जो सीनियर बैट्समैन जो थोड़ा फॉर्म के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं उनके ऊपर प्रेशर थोड़ा कम आता है। और क्योंकि बहुत सारी इनिंग हो चुकी हैं तो हम उम्मीद करेंगे कि विराट कोहली जैसा बल्लेबाज जो है वो इतने लंबे लीन पैच में से कभी नहीं गुजरे। हर कोई उनका चाहने वाला ये उम्मीद कर रहा है कि आज के मैच में वो अच्छे रन बनाएंगे और अपनी टीम के लिए 2 अंक जो है अर्जित करेंगे। वैसे सर आप भी आज टी शर्ट में
हैं आरसीबी की बल्ला वल्ला आपने थाम रखा है, विराट कोहली की जगह तो नहीं लेने जा रहे हैं आप, क्योंकि बड़ी चर्चाएं हो रही है कि आज वो खेलेंगे या ना खेलेंगे। क्या लगता है सर, रेस्ट की जरूरत है या फिर मौका दिया जाना चाहिए? अभी विराट कोहली जैसे खिलाड़ी पर भरोसा नहीं जताने का कोई कारण नहीं। नहीं, सवाल ही नहीं उठता है। और मुझे आपको कोई खबर है तो मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं लगता कि इतने इंपॉर्टेंट मैच में विराट कोहली को बाहर बैठाएंगे या बिठाना चाहिए। मतलब बाहर बिठाने का तो सवाल नहीं, कोई इंजरी हो या और कोई प्रॉब्लम हो तो बात अलग है। अदरवाइज अगर वो 10-0 भी बनाएंगे तो वो टीम में रहेंगे। मतलब वो इतने बड़े बैट्समैन है, उनका जो पिछला रिकॉर्ड है वो इतना तगड़ा है कि 10-0 के बाद भी वो टीम में रहना चाहिए उनको। और मुझे नहीं लगता कि क्योंकि अभी प्लेऑफ की लड़ाई चल रही है और विराट कोहली अगर भले विराट ना चले आरसीबी बेहतर कर रही है डेफिनेटली, और उनका तो प्रेजेंस ही बहुत मायने रखती है। और मुझे नहीं लगता है कि वो बाहर बैठेंगे आज, वो डेफिनेटली खेलेंगे। और आज आरसीबी को जीतना बहुत जरूरी है। अगर आज वो जीतेगी तो जैसा सर ने बोला वो प्लेऑफ के पायदान पे पैर रखेगी और उससे बहुत फर्क पड़ेगा, एक जीत से बहुत फर्क पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता कि वो बाहर बैठेंगे, एक चीज। दूसरा चीज, आज डुप्लेसिस, रजत पाटीदार, मैक्सवेल, दिनेश कार्तिक, इन सबको बहुत अच्छा करना पड़ेगा अकेले विराट कोहली के अलावा। कि विराट अगर अच्छा करते तो बात ही अलग हो जाएगी, पर अगर ये सब अगर मिलकर अच्छा करेंगे तो डेफिनेटली आज आरसीबी के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और मुझे लगता है अगर आज वो जगह जीतते हैं तो डेफिनेटली उनके लिए बहुत अच्छा दिन रहेगा। वैसे सर यहाँ ये जरूर कहना पड़ेगा कि पंजाब जैसी वजनदार टीम अगर अंक तालिका में स्ट्रगल करती हुई दिखाई दे रही तो इतना जरूर है कि इस बार के टूर्नामेंट का जो क्रिकेटिंग स्टैंडर्ड है वो बहुत हाई। क्या कहेंगे सर? नहीं, डेफिनेटली देखिए, 2 टीमें और आना और 2 टीमों नई टीमें आना न्यू 20 का, और उनका अच्छा परफॉर्म करना कहीं ना कहीं ये भी दर्शाता है कि मुंबई और चेन्नई की जो हालत हो रही है, चलिए पंजाब तो फिर उनसे एक ऊपर है, कंपटीशन बहुत स्टिफ है। आईपीएल में ऑलवेज स्टैंडर्ड रेज किया है और इतना बड़ा स्टैंडर्ड है यहाँ पर कि मैं तो बार बार कहता चला आया हूँ कि ये एक बून है, एक वरदान है हिंदुस्तानी क्रिकेट के लिए कि इस प्लेटफॉर्म पे 4 इंटरनेशनल प्लेयर 11 में खेल सकते हैं, 7 इंडियन प्लेयर खेलने हैं। तो 7 इंडियन प्लेयर इंटू 10, 70 प्लेयर आपके जो है इस टूर्नामेंट में प्लेइंग 11 में हैं। उसके बिना जो बेंच स्ट्रेंथ है उसको तो आप छोड़ दीजिए। और उसी को देखते हुए हम ये जो पूरा टूर्नामेंट देख रहे हैं तो हमने इतने यंगस्टर देखे हैं जो पहली बार आकर आईपीएल में खेल रहे हैं और उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। इससे और बेटर बात कुछ भी हो नहीं सकती है। और क्रिकेट बहुत ही कॉम्पिटिटिव हो रहा है। मतलब हम जैसे पहले 8 टीमों में होता था कि हम पहले से बता सकते थे कि 90% तक ये 4 टीमें जो प्लेऑफ में जाएंगी, और यहाँ पे अब हमको देखने में आ रहा है कि जो टीमों को हम प्रेडिक्ट करते थे वो तो पायदान से ही नहीं ऊपर उठ पा रहे हैं। तो यही एक चीज दर्शाती है कि कंपटीशन इज ऑफ द हाईएस्ट लेवल इन द आईपीएल। वैसे सर यहाँ मयंक अग्रवाल का पूरे टूर्नामेंट में हमने देखा कि फॉर्म में नहीं आना पंजाब के लिए कई पराजय का एक कारण भी बना है, ये वजह रही है। क्योंकि अब तक हमने देखा कि मयंक अग्रवाल जब पंजाब में उनके साथ में केएल राहुल खेला करते थे तो ये खिलाड़ी एक अलग ही तरीके का दिखाई देता था। लेकिन इस बार मयंक अग्रवाल जो तत्परता के लिए क्रिकेट की जाने जाते हैं वो इस बार दिखाई नहीं दी। पूरी तरीके से एक अलग ही दर्जा दिखाई दिया उनका। देखिए फॉर्म का तो आना जाना चलता रहता है, जैसा मैंने बताया। टाइम ड्यूरेशन लंबा हो गया है और ये उनके लिए खराब है। हाँ, मतलब मुझे नहीं लगता कि वो T20 के इंडिया के स्क्वाड में वो रहेंगे, और वो अच्छी बात नहीं है क्योंकि उन्होंने रन नहीं बनाया, अपनी फ्रेंचाइजी के लिए भी नहीं बनाया उन्होंने। और इसी उसका एक रीजन ये है कि पंजाब जो इस पायदान पे खड़ी है, एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि वो मयंक अग्रवाल के कारण है। क्योंकि उन्होंने जब रन, देखिए कैप्टन जो होता है टीम का, मेरा ऐसा मानना है कि अगर वो फ्रंट में रहेगा, लीड करेगा, रन बनाएगा, मैच जिताएगा, तो फिर वो पूरी टीम का सिनेरियो चेंज हो जाता है। बट अगर जब कैप्टन रन नहीं बनाता और टीम भी हारती है तो फिर उसके लिए बहुत मुश्किल काम हो जाता है। क्या उसको खुद का भी परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है, साथ में टीम का भी नहीं हो रहा है, तो 2 डबल माइंड हो जाता है कि मुझे करना है, मुझे अपनी परफॉर्मेंस ठीक करनी है या टीम की करनी है। और आप देखिए उसी चक्कर में पंजाब कई बार, जैसा सर ने ही बताया, कई बार मतलब ऐसा लग रहा था कि नहीं पंजाब की टीम, अगर जैसे शुरू से हम बोलते आ रहे थे कि T20 की जो जितनी भी फ्रेंचाइजी उसमें एक टीम बहुत अच्छी पंजाब भी है, पर उसने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया। जहाँ पर ऐसा लग रहा था कि नहीं इतनी तगड़ी बैटिंग लाइनअप होने के बावजूद भी और बॉलिंग इतनी अच्छी होने के बावजूद भी कई मैच वो इस तरह से हारी है जिसका किसी को उम्मीद ही नहीं थी। तो मुझे लगता है कि अगर उसको भी प्लेऑफ में जाना है तो आज उसको बहुत अच्छा खेलना पड़ेगा सर। लेकिन यहाँ पर तारीफ करना होगी फाफ डु प्लेसी की, क्योंकि जिस अंदाज में ये खिलाड़ी कप्तानी भी कर रहा है और अपने प्रदर्शन में भी लगातार निरंतरता के साथ निखार लाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं चेन्नई को जवाब दे रहे हैं। सर आपको लगता है कि वैसे काल्पनिक बात है कि यदि इस खिलाड़ी को रिटेन किया जाता तो धोनी की बजाय जडेजा की जगह ये बतौर कप्तान चेन्नई के लिए एक अच्छा विकल्प साबित हो सकते थे?
नहीं, आपकी बात ठीक है। ये तो क्रिकेट के डिसीजन होने के बाद हम इफ्स एंड बट्स की बात कर रहे हैं, परंतु अगर लॉन्ग टर्म में क्रिकेट में देखा जाए तो मुझे लगता है कि रविंद्र जडेजा जैसे प्लेयर को कोई भी टीम जो है रिटेन करना चाहेगी, उसको रिलीज करना नहीं चाहेगी, क्योंकि फाफ डु प्लेसिस की भी हम बात करेंगे तो वो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं। अब वो सिर्फ IPL और यही खेल रहे हैं, साउथ अफ्रीका के लिए अब वो नहीं खेलते। तो आप नॉर्मली जितनी भी फ्रेंचाइजी है, क्योंकि 3 साल 4 साल आपके पास यही टीम खेलने वाली, तो आप उन प्लेयर में इन्वेस्ट करते हैं जो 4 साल और अच्छा क्रिकेट आपके लिए खेल सकते हो, क्योंकि रविंद्र जडेजा अनफॉर्चुनेटली इस सीरीज में अच्छा नहीं कर पाए। अगर कुछ दिन पहले ही हम चले जाएं, जो वेस्ट इंडीज़ के साथ में एक टेस्ट मैच हुआ था, उन्होंने 175 रन बनाए थे और नाबाद रहे थे और इनिंग डिक्लेयर हुई थी। अगर उस समय की शॉर्टेज ना होती कि उसके बाद में वेस्ट इंडीज़ को फिर खिलाना था, तो वो आराम से मुझे लगता है डबल 100 भी कर सकते थे। तो ये दर्शाता है कि वो कैसे बल्लेबाज हैं और एज ए स्पिनर वो कितने कारगर हैं, हम सब ने देखा हुआ है। एज ए फील्डर ही इज़ परहैप्स द बेस्ट फील्डर इन इंडियन टीम। तो जब आप इस तरह के ऑलराउंडर आपके पास हो तो मुझे लगता है कि हमेशा यही रहता है कि क्यों ना, और दूसरा क्योंकि जो फॉरेन प्लेयर हैं वो तो आपके पास बहुत लिमिटेड हैं, आपको 4 ही खिलाने हैं, आपके जो इंडियन प्लेयर हैं वो ज़्यादा खिलाने हैं, तो क्यों ना इंडियन टीम में इन्वेस्ट किया जाए, ऐसा प्रेशर ऑलवेज फ्रेंचाइजी के ऊपर रहता है। और मुझे लगता है इसी को देखते हो, और इवन अगर मैं तो बोलूँगा कि अगर आपको एक ऑलराउंडर अच्छा मिल रहा हो और एक सिर्फ बैट्समैन मिल रहा हो, तो मुझे लगता है कि ऑलराउंडर में कोई भी टीम इन्वेस्ट करना चाहेगी, और वो भी तब जबकि वो इंडियन टीम का बेस्ट ऑलराउंडर हो। सर लेकिन यहाँ पर RCB भले ही चौथे मुकाम पर कायम हो, लेकिन अब तक एक भी बार खिताब ये टीम नहीं जीत पाई है। क्या आपको लगता है कि इस बार का कॉम्बिनेशन ऐसा है कि ये टीम खिताबी दावेदार के तौर पर आप देख पा रहे हैं इसे? टीम तो देखिए अभिषेक बहुत अच्छी है और हमेशा से ही रही है। हाँ, और हमेशा रही है। ऐसा नहीं कि वो पहली बार टीम बहुत अच्छी है, मतलब जो हालत चेन्नई और मुंबई की उस टाइप की तो कभी RCB की हुई नहीं है। हाँ, पर मुझे ऐसा लगता है ये थोड़ा सा अभी हम जल्दी हो जाएगा बहुत, कि हम अभी उसको प्लेऑफ में जाना है और हम प्लेऑफ के पहले अगर उसका चैंपियन बनने का सोचे तो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। मुझे लगता है पहले प्लेऑफ में आ जाए, इसके बाद फिर प्लेऑफ में पोटेंशियल मानते हैं आपकी टीम में? वो तो सवाल ही नहीं उठता, वो तो उतना तो पोटेंशियल है, तभी तो उस जगह पे खेल रहे हैं, उस तरह का खेल रहे हैं और आप प्लेऑफ की दौड़ में है वो। और डेफिनेटली जहाँ विराट कोहली, फाफ और मैक्सवेल और दिनेश कार्तिक, तो इस तरह के बैट्समैन अगर आपके पास में हैं तो मुझे नहीं लगता कि उनके अंदर सवाल ही नहीं उठता। मतलब इंटरनेशनल लेवल के सारे प्लेयर हैं जिनकी मैं नाम ले रहा हूँ, तो उसमें तो है, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। पर ये भी अभी थोड़ा खिताबी आप जो बात बोल रहे हैं उसमें थोड़ा जल्दबाजी होगा, पहले प्लेऑफ में जाए, अच्छा क्रिकेट खेलें, आज का मैच जीते, डेफिनेटली आज का मैच जीते, इसके बाद हम शायद जब अगली बार जब RCB का मैच होगा और मुलाकात करेंगे तब प्लेऑफ के बारे में जरूर चैंपियनशिप होने के बारे में जरूर बात कर सकते हैं। तो ये सवाल मैंने इसीलिए रिकॉर्ड करके रख लिया है कि आपसे उस समय जरूर पूछूंगा। लेकिन सर यहाँ पर KKR, पंजाब और सनराइजर्स हैदराबाद, इन तीनों टीमों के बीच में प्लेऑफ की दावेदारी बहुत ज्यादा फंसी हुई दिखाई दे रही है। इसने अंक तालिका को और ज्यादा दिलचस्प बना दिया है, क्योंकि मुकाबले बचे हुए हैं तीनों टीम के और संभावनाएं भी तीनों टीमों की जारी है। तो ऐसे में आज का मुकाबला, क्या आपको लगता है कि अगर RCB ये मुकाबला जीतती है तो कहीं ना कहीं एक दूसरी टीम जो है वो तय हो जाएगी? अभिषेक, जीतना तो होगा ही, जीतना कन्विंसिंगली होगा। कन्विंसिंग इन द सेंस कि आपका नेट रन रेट माइनस है और आपके पीछे जैसे DC आ रहा है, DC पॉजिटिव नेट रन रेट के साथ है, उनको भी 2 मैच खेलने हैं, वो 2 मैच खेल के 16 पे आ जाएंगे। और RCB अगर ये दोनों मैच हारती है तो उनके लिए एक जीतती है एक हारती है तो भी उनके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि उनकी नेट रन रेट जो है माइनस है। तो अब प्लानिंग क्या होगा कि आपको 2 पॉइंट तो चाहिए, साथ में वो जो विक्ट्री का मार्जिन है वो बड़ा होना चाहिए। अगर आप पहले बैटिंग करेंगे तो आपको ज़्यादा रन बनाने और ऑपोजिशन को कम पे रोकना है। सिमिलरली अगर आप चेज कर रहे हैं तो कम से कम 2-3 ओवर बचते हुए आपको चेज करना है, ताकि आपका नेट रन रेट जो है पॉजिटिव हो जाए और पीछे से आने वाली टीम कहीं आपको वो क्रॉस ना करके आगे चला जाए नेट रन रेट के ऊपर। सर आप क्या कहेंगे फिलहाल अंक तालिका में जो एक दिलचस्प नज़ारा हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि रास्ते 3 से 4 टीमों के लिए खुले हुए हैं, लेकिन देखा जाए तो उनके लिए रास्ते तंग इसलिए क्योंकि अब बचे हुए मुकाबले सभी उन्हें जीतना है। डेफिनेटली, और ये थोड़ा सा जो अब खेल होगा अभिषेक, उसमें थोड़ी सी मुश्किलात, जैसे कलकत्ता का बोल रहे थे ना, तो वो उनके लिए थोड़ा मुश्किलात है। पर जैसा सर ने बोला कि दिल्ली और RCB, तो RCB का और दिल्ली का पॉइंट्स का लेके है प्लस रन रेट को लेके, तो दिल्ली का रन रेट प्लस में और माइनस RCB का, अगर आज RCB जीतती है और अच्छे रन रेट से जीतती है तो रन रेट में उसका अच्छा सुधार हो सकता है। तो ये अब जो मैचेस अब होंगे, जो इस हफ्ते होंगे या होने वाले हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग होंगे और उसमें देखना पड़ेगा कि जो रन रेट का खेल है अब इम्पोर्टेंट रहेगा। रन रेट पॉइंट्स के साथ साथ रन रेट भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि वो रन रेट जैसा सर ने बताया अब आपको रन रेट ही ऊपर नीचे लेके जाएगा।
अगर आप जीतते हैं तो 60वां मुकाबला है, लेकिन अब तक ये तय नहीं हुआ है गुजरात टाइटंस को छोड़ दिया जाए तो प्लेऑफ्स की दूसरी टीम कौन सी होगी जो कहीं ना कहीं मजबूत दिखाई देती है, लेकिन अब तक ये तस्वीर साफ नहीं है और शायद ये धुंधली तस्वीर थोड़ा और हर मैच दर मैच हमारे रोमांच को बढ़ा रही है। आज की फेवरेट टीम के बारे में बात कर लेते हैं कि आज की फेवरेट टीम कौन सी है सर? फेवरेट टीम देखिए, अभी हम आरसीबी की बात कर रहे थे कि उनको एक कन्वेंशनल और एक अच्छे तरीके से ये कन्विंसिंगली ये मैच जीतना है और नेट रन रेट इंप्रूव करना है। पर अगर हम लास्ट 5-6 मैचेस देखें तो अब बोलबाला गेंदबाजों का है, बल्लेबाजों का नहीं है। तो क्योंकि विकेट जो है वो उसको स्क्रैप ऑफ हो चुकी हैं, थोड़ा ग्रिपिंग होने लगी है, बॉल स्पिन हो रही है, मीडियम फास्ट बॉल को कल हमने देखा कि कितनी हेल्प मिल रही थी, तो वो मुश्किल होगा। और 4 टीमें ऐसी हैं, राजस्थान रॉयल, आरसीबी, डीसीएन, सनराइजर हैदराबाद, जो चारों में से 2 टीम जो हैं कोई भी क्वालिफाई करेंगी। आज की डेट में ये तय करना मुश्किल है कि कौन करेगा। पर अभी क्या हो रहा है अगर हम देखेंगे तो जितनी भी फेवरेट टीम है वो हार रही हैं। तो आज की टीम में मैं पंजाब के साथ जाना चाहूँगा, क्योंकि वो खुद तो क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं पर कहीं ना कहीं किसी न किसी का गेम डेफिनेटली बिगाड़े। तो कुल मिलाकर वो फ्री होकर खेलेंगे तो ज्यादा वजनदार साबित हो सकते हैं, ये आपका एक पहलू है सर। बिल्कुल हो जाएगा सर, पंजाब के साथ है, पर मुझे लगता है कि आरसीबी की चांसेस और आरसीबी की जो टीम है और जिस हिसाब से आरसीबी खेल रहा है, पंजाब से बेहतर खेल रहा है, तो मैं आरसीबी के साथ जाना चाहूँगा। मुझे लगता है कि अगर आरसीबी अच्छा खेलेगी। वैसे आरसीबी और पंजाब के बीच के मुकाबले में यदि आरसीबी जीतती है तो कोई बहुत ज्यादा सोच विचार की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि पहले से वो चौथे नंबर पर अंक तालिका में मौजूद है। लेकिन यदि आज पंजाब की टीम मुकाबला जीतती है तो आप मानिए कि जो दिलचस्प वाक्य और नजारा हम देख रहे हैं वो और बुरी तरीके से फंस जाएगा। लेकिन हमारे लिए ये बहुत अच्छी बात होगी कि मैच दर मैच हर बॉल पर निगाहें होगी, आखिरी तक मैच जाएगा और आखिरी तक हमारा रोमांच बरकरार रहेगा। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन जरूरी सूचना यह है कि अब हम सीधे रुख करेंगे इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर का, जहां पर स्टार्टअप प्रोग्राम जारी है। अब से कुछ ही देर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस कार्यक्रम के सिलसिले में इंदौर पहुंच चुके हैं। चूंकि स्टार्टअप कार्यक्रम नौजवानों के रोजगार से जुड़ा हुआ है, उनके भविष्य से जुड़ा हुआ है, देश के भविष्य से जुड़ा हुआ है, इसलिए आज का दिन इंदौर और मध्य प्रदेश के लिहाज से भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। पिछले 3 महीने में ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूसरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी, जिसके जरिए वो एक बड़े कार्यक्रम में जुड़ेंगे मध्य प्रदेश के। तो सीधे चलते हैं ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर, जहां पर मुख्यमंत्री मौजूद है और अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। लेकिन फिलहाल क्रेजी क्रिकेट में इतना ही, बने रहिए, खबरों का सिलसिला भी साथ में जारी है। नमस्कार।